अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 12.2 टॉपिक ऑफ योर चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स एंड दैट इज़ एल्कीन्स। एल्कीन्स के बारे में आप अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स बट दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे कंटेन्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। एल्कीन्स का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो दैट इज CnH2n। n जो है वो आपके पास कार्बन का नंबर है, यानी मिनिमम अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हों और यानी n अगर आपके पास 2 हो तो आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा, C2H4। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, दिस वन। ठीक है, अब आप देख रहे हो कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और वैलेंसी आपने देखनी है कि कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इस कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, दो वैलेंसीज यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं एंड टू वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ओवर हियर बिकॉज दे आर हैविंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन atom. Same is the case with this carbon atom. So in this way alkenes are written down, they are having double covalent bond in them. आपके पास आ जाता है कि आप कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला एल्कीन का लिख सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास आ जाए यू आर हैविंग ब्यूटीन। अगर सिंपली कहा जाए कि आपके पास ब्यूटीन है तो तब तो आपको ये नहीं बताया जा रहा कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड किधर होना चाहिए, तो आप उसको किसी भी दो कार्बन के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। बल्कि ब्यूटीन सिंपल कभी भी नहीं बोला जाता, बल्कि हमेशा कहेंगे वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन। अच्छा, अगर वन ब्यूटीन है और आपसे कहा जाए कि इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे। ब्यूट का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, इट मीन्स के इट शुड बी फोर कार्बन कंपाउंड। फोर कार्बन कंपाउंड है तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर में फोर कार्बन लिखते हैं। ठीक है, फिर ईन है तो इसका मतलब है कि ये इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, याद रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पहला जो स्टेम नेम है, पहला हिस्सा जो है नाम का वो स्टेम है, दैट इज ब्यूट इन दिस केस। और सेकंड पोर्शन जो है वो यहाँ पर ई एन ई इन है, तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इट। ई एन ई यहाँ से आया है इल्कीन के ई एन ई से, तो ब्यूटीन है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ डालना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड शो कर सकते हो। तो मैंने ये इसलिए नहीं कहा कि ये और ये दोनों कार्बन्स, ये दोनों पोजीशंस एक जैसी हैं, और असल में जो डिफरेंस है वो इस पोजीशन का और इस पोजीशन का, ये आप यूँ कह लो कि इस पोजीशन का और इस पोजीशन का है। ठीक है, अब वन जो पहले नाम से नंबर आ जाता है 10th क्लास, दैट टेल अस द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अब वन का मतलब ये है कि कार्बन नंबर वन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर वन कह दूं, मैं इसे भी कह सकती हूँ और इसे भी कह सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। If this is carbon number 1, this is 2, this is 3, this is 4, carbon number 1 contains double covalent bond like this. अब याद रखें कि 1 कह देना काफी, अब यहाँ पे आपको कोई 1 2 ब्यूटीन नहीं कहेगा, यानी सिर्फ एक पोजीशन आपको बता दी है तो जाहिर है कि उसके साथ वाले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो 2 की पोजीशन को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। 1 का मतलब यही है कि आपके पास पहले कार्बन और दूसरा तो और कोई जगह ही नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सेकंड कार्बन यही है जिसके साथ डबल बॉन्ड होगा। तो दिस इज वन ब्यूटीन। नाउ अब आपने इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, आपने देखना है कि कार्बन की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड हों। तो देखो ये टू वैलेंसीज तो इस कार्बन की यहाँ सेटिस्फाइड होगी और दो कम है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। अब इसको देखो तो आपके पास दो वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड है, एक यहाँ इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो रही है, तो इट शुड हैव ओनली वन हाइड्रोजन एटम। देन इट शुड बी जो नॉर्मल आपके पास है हाइड्रोजन एटम्स वो आपने बना दिया। अगर इसकी जगह आपके पास हो टू ब्यूटीन,
फिर क्या होगा, वही पहले आप देखो कि ब्यूटीन है तो इट इज 4 कार्बन कंपाउंड, तो पहले आप 4 कार्बन ड्रॉ कर लो और आप वही नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। 2 है तो इट मीन्स के सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, सेकेंड कार्बन इज दिस। अब याद रखें कि जो नंबर लिखा होता है उसके साथ अगले कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड होता है। मतलब अब ये ना सोचें कि 2 है तो इसके साथ यहाँ पर अटैच होगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ अटैच होता तो इसका नाम 1 ही होता। 2 पर अटैच है तो इसका मतलब है कि सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फिर थर्ड कार्बन के साथ, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, इसकी यहाँ 1 है, 2 3 4, यहाँ पे 2 है, 1 ये हो गया आपके पास 3 और एक ये हो गई। इसी तरह यहाँ पर होगी और यहाँ पर 3 हो जाएंगी। 10th क्लास। अब अगर आपके पास कोई भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड आए जैसे हेक्सीन हो, पेंटीन हो, हेप्टीन हो, कोई कुछ भी आ जाए उसके साथ नंबर लिखा होगा 1 पेंटीन 2 पेंटीन 3 पेंटीन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। आपने वो डबल बॉन्ड बनाना है और उसके बाद आपने बाकी जो रिमेनिंग कार्बन है उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग वाला ये सिलसिला है 1 और 2 ब्यूटीन वाला, ये ब्यूटीन से ही स्टार्ट होता है। इथीन में आपको मालूम है इथीन इज 2 कार्बन कंपाउंड, तो 2 कार्बन कंपाउंड में आपके पास नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि 2 ही कार्बन है और उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। जैसे यानी आप इथीन है तो आपको मालूम है कि 2 ही कार्बन हैं तो इन्हीं के साथ डबल बॉन्ड मौजूद होता। इसी तरह प्रोपीन है तो प्रोपीन में भी आपके पास चॉइस नहीं है, या इस कार्बन और इसके दरमियान होगा डबल बॉन्ड या इसके और इसके दरमियान होगा, तो जहां पर भी होगा वही कार्बन नंबर 1 होगा आपके पास। जैसे अगर यहाँ पर है तो ये आपके पास सब भी प्रोपीन है और अगर ये यहाँ होता तो भी ये प्रोपीन ही होता। सो हम इसको 1 प्रोपीन नहीं देखते कभी भी, जैसे हम इथीन को 1 इथीन नहीं कहते हैं, सिंपल इथीन कहते हैं। प्रोपीन को हम सिंपल प्रोपीन कहते हैं, लेकिन ब्यूटीन में और इसके बाद हायर एल्कीन्स में ये जरूरत पड़ती है कि हमें ये बताया जाए कि डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ हम लिखकर ही उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हैं। आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.5 है और वो जैसे भी आपने ब्यूटीन की किया इसी तरह से आप पेंटीन के लिए 1 पेंटीन और 2 पेंटीन के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। आपकी बुक में एल्कीन की प्रिपरेशन के 2 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट मेथड इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आप किसी भी तरह की अल्कोहल ले सकते हो और उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल आप रिमूव करोगे और ये रिएक्शन आमतौर पे किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, किसी न किसी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो एल्कीन आएगी, ठीक है। जैसे सपोज यू आर हैविंग इथानोल या इथाइल अल्कोहल। इथानोल is its IUPAC name and ethyl alcohol is its common name, ठीक है। इसको आप एलुमिना के साथ हीट करते हो एट 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर पे, तो इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी एल्कीन, ठीक है। अब लेकिन लाजमी चीज क्या है एल्कीन बनने के लिए कि आपके पास इन दोनों कार्बन जहां डबल बॉन्ड आना है, एक एटम एक कार्बन से रिमूव हो और दूसरा जो है दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे कार्बन से रिमूव हो, तो क्या होता है इस कार्बन से यह हाइड्रोजन रिमूव होगा
और इस कार्बन से ये OH ग्रुप रिमूव होगा। जब ये रिमूवल होगा तो आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C H H, that is your ethene. This was ethanol and now it is converted into ethene. अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ये जो OH रिमूव हुआ है उससे बन गया है आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल HOH, यानी आप इसे यूं लिखो या सिंपली आप H2O लिख दो, एक ही बात है, ये आपके पास बन जाता है। अब जब आपने ये रिएक्शन करना है तो आपने क्या चीज याद रखनी है कि अगर आप एल्कीन बनाना चाह रहे हैं तो लाजमी एक हाइड्रोजन या अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एक कार्बन से रिमूव होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे कार्बन से रिमूव होगा, तब भी इन दोनों की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी जो कि ये आपस में डबल बॉन्ड की सूरत में उसको फिर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इथीन बना और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सो दिस इज द डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब इस तरह से जब आपके पास एक कार्बन से एक एटम रिमूव होता है, दूसरे से दूसरा ग्रुप ऑफ एटम रिमूव हो रहा है, such type of reactions are known as elimination reactions. This is the example of elimination reaction. एलिमिनेशन का एलिमिनेट करना किसे कहते हैं, रिमूव करना। तो देखो कि वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है तो आपके पास एल्कीन बन गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स यूज हो सकते हैं फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे आपकी बुक में जो नेक्स्ट रिएक्शन की एग्जांपल लिखी हुई है उसमें इथानॉल को ट्रीट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से एट 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो उसमें यूज हो रहा है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपके पास क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। फिर इसी तरह से इन्होंने ये भी आपको बताया कि फास्फोरिक एसिड H3PO4 और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फिर उन्होंने नीचे क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच एल्कीन इज फाउंड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल लिखी हुई है दिस इज प्रोपानोल, 3 कार्बन कंपाउंड है ना, मतलब CH3 CH2 CH2OH। ये OH यहाँ पे लिखते हैं तो भी ठीक है और यहाँ लिख दें तो भी ठीक है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी एलिमिनेशन होगी तो क्या प्रोडक्ट बने, कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो याद रखें कि अगर OH तो लाजमी इस कार्बन से ही रिमूव होगा क्योंकि इसी के साथ है, तो दूसरा हाइड्रोजन फिर लाजमी इससे रिमूव होगा, यहाँ से कोई रिमूव ना करने बैठ, यहाँ से रिमूव करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी जो भी आपके पास कैटलिस्ट वगैरह हैं वो आप इनको यहाँ पर शो कर सकते हैं, यूज जो भी करें आप इसमें, यानी आप एलुमिना भी यूज कर सकते हैं, आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर। फिर आपके पास नेक्स्ट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का पहले तो मतलब देखिए, डिहाइड्रोजिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन बल्कि पढ़ा था, डिहाइड्रोजिनेशन होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब यह हो कि हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो किसी मॉलिक्यूल से। अब वो मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, मतलब RX। इसमें कंडीशन वही होगी जो अभी आपने अल्कोहल में देखी कि एक कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हुआ और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है जैसे CH3 CH2 Cl, दैट इज योर क्लोरोइथेन, और इसकी जब डिहाइड्रेशन हाइड्रोहेलोजिनेशन होगी that will be done in the presence of some strong base like potassium hydroxide in alcohol। तो क्या होगा, एक कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा
और दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। मैं अगर इसको यूं लिख दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो यहाँ पर आपके पास इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ क्या बाकी बच जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में मजीद क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड और वाटर, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। और ये भी किस चीज की एग्जांपल है, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कि आपके पास एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और दूसरे कार्बन से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। फिर है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.6, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला रिएक्शन आपके पास है डिहाइड्रेशन का रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन आपके पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएक्शन। ये दोनों आप ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज करके मुझे चेक कराएं ताकि मुझे पता चले कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है कि नहीं। क्लास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। किस किस्म के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं एल्कीन्स। अब जैसे कि आपको मालूम है कि एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर हैविंग डबल बॉन्ड्स इन देम। पहले 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन ये सब गैसेस होती हैं, जबकि C5 से C15 तक के मेंबर्स लिक्विड्स होते हैं, जबकि इससे ज़्यादा जो हायर मेंबर्स हैं जिसमें कार्बन का नंबर 15 से भी ज़्यादा है तो वो सॉलिड्स होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल है, वही फॉर्मूला वही रूल जो हम 9th क्लास से पढ़े हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला। नॉन पोलर सब्सटेंसेस है मोस्टली तो दे विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो डिसॉल्व होंगे, जैसे अल्कोहल वगैरह में डिसॉल्व होंगे, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी बात करते हैं। तो याद रखें कि जैसे आप लोगों ने एल्केन्स में पढ़ा था कि एल्केन्स जो रिएक्शन देते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। याद रखें एल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि एल्केन्स में कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जब कोई मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो इसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है और एडिशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा था एल्कीन्स और एल्काइंस के अक्रॉस तो और कन्वर्ट हो रहा था एल्कीन्स में। तो इसी तरह से कोई भी हाइड्रोजन इज वन थिंग, वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एल्कीन का रिएक्शन है कि आप एल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पर जो आपकी बुक में जो 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं, एक तो क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन, एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन एल्कीन, लाइक यू आर हैविंग इथीन और इसमें क्लोरीन अगर ऐड होगा तो क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम है तो डबल बॉन्ड इसका खत्म होगा, टूटेगा तो डबल बॉन्ड को खत्म करते हुए एक क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन एटम इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेंगे, आपके पास डाइक्लोरोइथेन बन जाएगा। दिस विल बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह अगर इथीन ही है सपोज आपके पास और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इसका कराते हैं तो क्या होगा, अगेन एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये बात अब आप जहन में रखो 10th क्लास
कि ये आपको सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई। अब इसकी जगह इथीन की जगह कोई भी एल्कीन आपको दी जा सकती है, जैसे प्रोपीन दे दें, 1 ब्यूटीन दे दें, 2 ब्यूटीन दे दें और कहीं पर इसमें क्लोरीन ऐड करो। तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि ऐड कहाँ होगी क्लोरीन या ब्रोमीन या कोई भी चीज, सिर्फ उस जगह ऐड होगी जहां कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और अभी मैं उनमें से कोई एक एग्जांपल यहाँ लिखूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो हमने किया है ना, डायब्रोमोइथेन बना है, इसको जरा समझ लें। ये ब्रोमीन जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। जब आप उसको किसी एल्कीन में डालते हैं तो उसका जो रेडिश कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, वो खत्म हो जाता है, वो डीकलराइज हो जाता है, हम कहते हैं उसका कलर डिस्चार्ज हो गया। तो ये जो कलर डिस्चार्ज होता है उसके रीजन ये होता है कि ब्रोमीन इससे रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रही है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन का रिएक्शन भी है एल्कीन के लिए। सपोज आपको टेस्ट ट्यूब में कोई एल्कीन डाल के दे दी जाए, लेकिन आपको ये ना बताया गया हो कि आपके पास एल्कीन है या नहीं, बल्कि आपसे पूछें कि आप बता सकते हैं कि क्या जो टेस्ट ट्यूब में दिया हुआ ये एल्कीन है या नहीं, तो आपके पास तो कोई और मेथड नहीं है सिवाय इसके कि आप उसका कोई केमिकल टेस्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि एल्कीन कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होगी। अगर वो कोई हायर मेंबर हुआ तो एल्कीन का कोई हायर मेंबर हो, तो आप ये कर सकते हैं कि उसमें ब्रोमीन वाटर डाल दें। लिक्विड ब्रोमीन को ब्रोमीन वाटर भी कहा जाता है, वो आप ऐड करोगे। तो अगर ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया है तो इसका मतलब है कि टेस्ट ट्यूब में आपको जो सब्सटेंस दिया हुआ था वो असल में एल्कीन ही था। अब जो मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में लाजमी इथीन ही दिया जाएगा, कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे सपोज ये दिया हो, दिस इज योर 2 ब्यूटीन, और आपसे कहा जाए कि इसका रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो अब आपने ये याद रखना है कि जो क्लोरीन ऐड होगा वो उन्हीं कार्बन पर ऐड होगा जहां पर डबल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ इस कार्बन के साथ इस कार्बन पे कोई वैलेंसी अनसेटिस्फाइड नहीं है, कोई जगह नहीं खाली थी जहां पे क्लोरीन आके अटैच हो सके। तो आपके पास ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH Cl CH3 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन विल बी फाउंड, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, एक और हम एडिशन रिएक्शन देखते हैं एल्कीन का, जिसमें एल्कीन जो है वो अपना डबल बॉन्ड खत्म करता है, और वो रिएक्शन भी हमारे पास ऐसा है कि जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं। अब ये जो हमने ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट पढ़ा है, एल्काइंस भी ये टेस्ट शो करते हैं। अब हमारे पास अगर सपोज इथीन है और हम इसका रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ, दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर भी एक OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी एक OH अटैच हो जाएगा। साथ में आपके बनेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। आपकी बुक में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसके साथ 3 आता है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ 3 है, 2 है एंड यहाँ पे भी 2। ये जो प्रोडक्ट बनी है दिस इज नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसी अल्कोहल है जिसमें OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप मौजूद हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड in internal combustion engines with petrol as an anti-freezing agent, यानी जो बहुत सर्दियों में पेट्रोल को फ्रीज होने से बचाता है। तो ये आपके पास रिएक्शन। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें पोटाशियम परमैंगनेट आपने लिया है और वाटर के साथ ये रिएक्शन जब किया तो डबल बॉन्ड खत्म हुआ और आपके पास 2 OH ग्रुप जो है वो उसकी जगह आकर अटैच हो गए डबल बॉन्ड की जगह। So this reaction is also characteristic of alkenes.
इस रिएक्शन को आप बायर्स टेस्ट भी बोलते हो, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है ना, वो होता है शॉकिंग पिंक कलर होता है, काफ़ी डार्क पिंक कलर होता है। तो जब आप उसको एल्कीन में डालते हो तो उसका ये कलर जो है वो गायब हो जाता है, डीकलराइजेशन हो जाती है। तो इससे आपको ये समझ आती है कि ये आपके पास जो मटेरियल गिवन है वो एल्कीन ही है। फिर सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.7 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये अब आप लोग देख लो, यानी जो आप लोगों ने किया है वो वाली बात जो मैंने आपसे कही थी कि आपको जो एग्जाम्पल्स अभी हमने सारे रिएक्शंस में देखी है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में इथीन या ही की एग्जाम्पल हर जगह यूज़ हो। तो असल में आपको ये चीज़ समझानी है कि आपके पास कोई भी एल्कीन हो तो वो इसी तरह से रिएक्ट करेगा। तो आपके पास ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है, इसमें डिफरेंट एल्कीन्स दिए हुए हैं और उनका आपने बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये आप लोग कर लें और मुझे गूगल क्लासरूम पर भेज के अपने असाइनमेंट को चेक करवा लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।